नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के लिए एक और नए मॉडल के पेपर के साथ में हाजिर हो चुके हैं और आज हम दोस्तों बात करेंगे भारत में राज्यों की राजनीति वाला जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाला है ना। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे 15 उन प्रश्नों की जो 2026 के एग्जाम के लिए सीधे रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए बढ़ते हैं सीधा क्लास की ओर और देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पर आज हमें चर्चा करनी है। तो मॉडल पेपर 2026 जिन दोस्तों को भी इंतजार था, अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। बीए थर्ड ईयर के इस मंथ में जो है, फरवरी के पूरे मंथ में जितने भी अब दिनों बचे हुए हैं, सिर्फ थर्ड ईयर के ही मॉडल पेपर चलने वाले हैं। तो थर्ड ईयर वाले बच्चे जिनके एग्जाम में भी 5 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं मैक्सिमम बच्चों के, तो ध्यान रहे। वैसे तो मैं देखिए सारे सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा मॉडल पेपर के रूप में, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट छूट जाता है तो वो उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सब्जेक्ट मुझे याद दिलाएं, कमेंट सेक्शन में लिख करके सेंड करें, या व्हाट्सएप की सुविधा मैंने आप लोगों को दे रखी है, टेलीग्राम की फैसिलिटी भी दे रखी है, वहां पर भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारा ये सब्जेक्ट है और ये अभी तक कवर नहीं किया गया है मॉडल पेपर में, मैं उसको बिल्कुल मॉडल पेपर के रूप में लेकर आऊंगा। ठीक है, ये क्लास नोट्स है, माफ कीजिएगा, जो मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं उस मॉडल पेपर की कस्टमाइज्ड नोट्स है, आंसर शीट है, जिसमें जो प्रश्न मैं आपको आज देने जा रहा हूं उन सभी के आंसर आपको इस आंसर शीट यानी कि इस पीडीएफ बुक में मिल जाएंगे। तो ये कैसे मिलेंगे आपको, क्या सब्सक्रिप्शन प्लान है? वैसे तो ये जो रेगुलर बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सभी को पता है कि ये सारा जो भी नोट्स वगैरह है कैसे मिलेगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं बेसिकली बता दूं कि वैसे यहाँ पर 3 सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं, 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लान है, खाली मैं इतना ही बताऊंगा। अभी देखिए, एक 99 वाला सब्सक्रिप्शन प्लान सबसे छोटा, उसके बाद 249 और एक 149, 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं जिसके अंतर्गत आपके ऑल सब्जेक्ट की नोट्स होती है, साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्स की नोट्स भी इसमें इंक्लूड की जाती है। कैसे मिलेगी ये सब कुछ मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। इसकी और विशेषता है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन किस सब्सक्रिप्शन में कौन सी नोट्स है ना, ये सारी डिटेल में आपको सेशन के लास्ट में दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 15 टॉप, अगर कहें ना कि दीर्घ प्रकृति की जो प्रश्न है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में 10 या 15 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टर्म वाले भी हैं, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया अपने आप में ही एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें मतलब यानी मान लीजिए कि 1000 क्वेश्चनों में से 15-20 क्वेश्चन निकाल के लाना आम बात नहीं होती है, लेकिन मैं जिनसे बाहर आपका एग्जाम में पेपर आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ, अगर वो सारे क्वेश्चन आपने कंठस्थ कर लिए, बेहतर तरीके से उन पर तैयारी कर ली, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये सिर्फ मेरा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस है, पिछले 7 से 8 सालों का अनुभव है मेरा, उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रहा हूं। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो 15 जो क्वेश्चन दे रहा हूं स्टार्टिंग में सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सभी में से बात करूं ना तो यहां पर भी 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिसमें जितनी बार भी आप आईएमपी लगा पाओ ना, लगा दीजिएगा। चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए एकदम सिंपल प्रश्न है, कुछ भी यहाँ पर हेरफेर नहीं किया गया है ताकि आपको समझ आए या ना आए ऐसा, या कोई कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में जो 500-600 से ज्यादा जो देशी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने के लिए कौन सी प्रक्रिया दोहराई गई, कौन सी प्रक्रिया चलाई गई थी, है ना। तो वो पूरी जो प्रक्रिया रही है उसका वर्णन आपको करना है। क्लियर है? तो रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया बतानी है आपको, अथवा में यही प्रश्न हो सकता है कि भारत में देशी रियासतों के विलय एवं एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न सेम है, प्रश्न वही है, कोई बदलाव नहीं है, भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन
ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको आपकी बुक से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, आई थिंक कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया ये सब्जेक्ट में यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर ऑल लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। अब देखिए दोस्तों, हैदराबाद राज्य क्या था, ये भी तो एक देशी रियासत थी ना। तो यहां पर हमने प्रश्न नंबर 1 में देशी रियासतों की बात की है कि भारत की जितनी भी देशी रियासतें थी उन सबका विलय या एकीकरण कैसे हुआ। अलग से प्रश्न भी आ सकता है कि हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसका भारत में विलय किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार हुआ था, साथ ही भारत के संदर्भ में इसका महत्व बताइए। एक तो हैदराबाद का भारत में विलय की जो प्रक्रिया रही है वो बताना है, साथ ही साथ में भारत के लिए हैदराबाद का क्या महत्व था ये भी आपको बताना है। तो डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस एंड प्रोसेस थ्रू विच हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द कंट्री। ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली अगर देखे जाए ना तो प्रश्न 1 और 2 अलग अलग नहीं है, प्रश्न एक ही है, प्रश्न एक ही है। प्रश्न नंबर 1 बोलता है कि सभी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ था, एक सामान्य सी प्रोसेस बताइए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 में स्पेशली रियासत का नाम दे दिया है कि हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार हुआ था और इसका भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, ये दोनों पक्ष आपको बताने हैं। वहीं प्रश्न नंबर 3 की दोस्तों अगर बात करें तो औपनिवेशिक शासन के प्रशासनिक ढांचे और इसके अंतर्निहित उद्देश्यों का विवरण दीजिए। अब ध्यान सुनिएगा, प्रश्न को अगर आपने प्रश्न में हर मॉडल पेपर में आप लोगों को बोलता हूं कि प्रश्न की भाषा पर मत जाइएगा कभी भी, प्रश्न में जो कीवर्ड दिए गए हैं उन पर फोकस कीजिए तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, प्रश्न को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहां पर कहा गया है कि औपनिवेशिक शासन के प्रशासनिक ढांचे, औपनिवेशिक शासन का प्रशासनिक ढांचा बताना है आपको, किस प्रकार का प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार का था। ठीक है, औपनिवेशिक काल का, और इसके अंतर्निहित उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे। तो दो कॉन्सेप्ट या कहें कि दो कीवर्ड यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कि प्रशासनिक ढांचा, और उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों आपको यहां बताना है। तो इस प्रश्न का देखिए यहां रणनीति भी दी गई है। उत्तर लिखते समय प्रशासनिक संस्थाओं जैसे सिविल सेवा या पुलिस को ना राजस्व संग्रह और नियंत्रण के माध्यम के रूप में जोड़ करके दिखाए। तो जब आप प्रश्न निकालेंगे, उत्तर निकालेंगे प्रश्न का, तो किस तरह से आपको उसका उत्तर निकालना है, वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं अगर कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो करते हैं तो। है ना। तो जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि प्रश्न के जो कीवर्ड है कीवर्ड पर फोकस कीजिए, प्रश्न में एक्चुअल में क्या पूछा गया है उस पर अगर आप फोकस करोगे तो आपका सटीक आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से रणनीति भी यहां पर यही बोलती है कि उत्तर लिखते समय जो आपका कीवर्ड है, जैसे प्रशासनिक ढांचे की बात की गई तो प्रशासनिक ढांचा किससे बनेगा, प्रशासनिक संस्थाओं से बनेगा, जस्ट लाइक सिविल सेवा या पुलिस आदि आदि, है ना। तो राजस्व संग्रह, अब इसको बताना है कि राजस्व संग्रह और राज्य के नियंत्रण के माध्यम के रूप में इनको प्रशासनिक संस्थाओं को दर्शाना है। ठीक है ना। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है, राज्य नीति आयोग की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कार्य और संगठनात्मक ढांचे का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी एकदम इसी वे में पूछा गया है आप लोगों से। क्या बोला गया है कि राज्य नीति आयोग, राज्य नीति आयोग की प्रासंगिकता, है ना, यानी कि आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, इसके कार्य क्या क्या है। तीसरी बात, देखिए यहां पर कितनी कीवर्ड दिए गए हैं, प्रथम कीवर्ड पहला, दूसरा और संगठनात्मक ढांचा, 3 कीवर्ड इस प्रश्न में आप लोगों से पूछे गए हैं। तो राज्य नीति आयोग की आवश्यकता क्या है, यानी कि प्रासंगिकता क्या है, इसके कार्य क्या है और इसका संगठन होता कैसे है, ये आपको समझाना है। वही रणनीति आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ज्यादा टाइम यहां नहीं दूंगा। प्रश्न नंबर 5 जरा देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के कालक्रम में कालक्रम पर चर्चा करते हुए उन प्राथमिक लक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए जिनके आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया था। एकदम सिंपल वे में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना
के कालक्रम पर चर्चा करना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना की गई तो उस स्थापना के दौरान जो घटनाएं घटित हुई या जो पूरी प्रक्रिया रही है उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ में इस राज्य पुनर्गठन आयोग के प्राथमिक लक्ष्य कौन से थे, प्राथमिक लक्ष्य जिनको हर हाल में पूरा किया जाना था, या कहें कि जिन लक्ष्यों के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना महसूस की गई है ना। तो इनका विश्लेषण कर रहे हैं जिनके आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, राज्यों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए लाया गया था, है ना। चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक परिदृश्य, अस्मिता की राजनीति के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब यहां प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए तो हम यहां पर आए हैं, यहां पर चर्चा हम क्यों कर रहे हैं अभी। मॉडल पेपर जैसा मैं हर पेपर में बोलता हूं, हर प्रश्न लेक्चर में बोलता हूं, चाहे तो इसको पीडीएफ बनाकर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं, आपका काम हो जाए। लेकिन मॉडल पेपर वाली क्लासेस के रूप में इस क्लास को लाने का उद्देश्य ही मेरा यह होता है कि प्रश्न के प्रत्येक पक्ष पर हम डिस्कस कर ले। कहीं पर अगर ऐसी कोई तत्व कोई छुपा हुआ हो जो प्रश्न में समझ नहीं आ रहा हो, जिससे आप मिसगाइड होते हो एग्जाम के टाइम पे, या तो आप किताब में पढ़ते हो तो आपको आंसर समझ नहीं आता, प्रश्न ही समझ नहीं आता तो आंसर समझ कैसे आएगा। तो पहला उद्देश्य तो हमारा यही होना चाहिए कि पहले हम प्रश्न को समझे। अगर प्रश्न समझ जाए तो उत्तर समझना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो या इसी उद्देश्य से हम लोग, मैं और आप अभी शामिल, हम इसीलिए लेक्चर में, ताकि आप प्रश्न की जो नेचर है ना, उसकी जो प्रकृति है उसे आप समझ पाए। प्रश्न को एक बार समझना सीख गए ना तो आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आंसर तो यार क्या प्रश्न का ही तो मिलता है ना। तो भारतीय निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक परिदृश्य, भारतीय निर्वाचन प्रणाली है ना, निर्वाचन प्रणाली और राजनैतिक परिदृश्य पर अस्मिता की राजनीति के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यहां पर दोस्तों आपको अस्मिता की राजनीति और समझाते हुए उसके प्रभाव और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखा, जैसे रणनीति में आप लोग यह समझ सकते हो, जैसे क्या कहा है, उत्तर में जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के, है ना, जो कारक हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं उन्हें आपको जरूर रखना है ना। बोर्ड बैंक की जो राजनीति होती है उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे तो प्रश्न में थोड़ी सी अच्छी खासी हलचल पैदा हो जाती है ना। तो हाल के जो चुनाव हुए हो उनका उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के अलावा प्रश्न नंबर 7 में देखिए, क्षेत्रीय पहचान जिसे हम क्षेत्रवाद कहते हैं, इसकी अवधारणा और अलग अलग समाजों के संदर्भ में इसका महत्व क्या है ये समझाना है। तो यहां पर अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, जो कीवर्ड है प्रश्न के कीवर्ड पर अंडरलाइन किया हुआ है। एक तो क्षेत्रीय पहचान यानी क्षेत्रवाद की अवधारणा बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग समाजों के आधार पर इस क्षेत्रवाद का क्या महत्व है ये भी आपको समझाना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की राजनीति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति कैसे परस्पर क्रिया करती है ये आपको बताना है। तो यहां पर अंडरलाइन किया है मैंने, जहां जो भी इसके कीवर्ड है, जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की राजनीति, ये 3 कॉन्सेप्ट अपने आप में पर्टिकुलर है ना, कॉन्सेप्ट हैं, है ना। तो इनके मुद्दों से संबोधित करते समय राज्य की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति कैसे परस्पर क्रिया करती है ये आपको समझाना है। तो राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति दोनों का क्या हाव भाव रहता है, दोनों में किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है, कब, जब हम बात कर रहे हो धर्मनिरपेक्षता की, सांप्रदायिकता की और अल्पसंख्यकों की, तो उस समय राज्य की राजनीति क्या बोलती है और राष्ट्र की राजनीति क्या बोलती है, इन संबंधों के बारे में आपको इस प्रश्न के अंदर समझाना होगा। वहीं अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कृषि मुद्दों की जांच करें और राज्य सरकारें इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकती है ये भी आप लोग बताएं। दैट मीन्स कि एग्जामिन द की एग्रीकल्चर इश्यूज करेंटली इन्फ्लुएंस Indian state politics and what measures state governance can take to address these concerns।
ठीक है, तो जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी उन प्रश्नों को ला चुका हूँ, क्योंकि पिछली बार कमेंट देखने को मिली थी, है ना, तो ये सब ट्रांसलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को जरा देख लेते हैं। शासन और नीति कार्यान्वयन के संदर्भ में गठबंधन सरकारों के फायदे और नुकसान का विश्लेषण कीजिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कोई उलझन नहीं है इसमें। शासन और नीति कार्यान्वयन के संदर्भ में, है ना, शासन और नीति कार्यान्वयन किसी भी कानून को लागू करने की जो प्रोसेस होती है कार्यान्वयन, ना, इसके संदर्भ में गठबंधन सरकारों के फायदे और नुकसान बताने हैं आपको। सॉरी, तो देखिए, शासन और नीति कार्यान्वयन के संदर्भ में गठबंधन जो सरकारें होती है, गठबंधन की जो सरकार होती है, उस सरकार के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको बताना है। तो पहले तो आप समझाएंगे गठबंधन सरकार होती क्या है, उसके बाद उस गठबंधन सरकार के फायदे बताएंगे और फिर कुछ पॉइंटों के माध्यम से उसके नुकसान बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें। केंद्र और राज्य संबंधों में, है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बातें यहां हो रही है, तो केंद्र राज्य संबंधों में जो प्रमुख मुद्दे हैं और जो चुनौतियां हैं उनको बताना है। राजनीतिक परिदृश्य में उनका क्या महत्व है, ये भी आपको बताना है। 3 कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 को जरा देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के प्रबंधन में वित्त आयोग के कार्यों और महत्व का वर्णन करें। यह न्याय संगत संसाधन आवंटन कैसे सुनिश्चित करता है, यह भी समझाना है आपको। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों के बीच रिलेशन तो हमने प्रश्न नंबर 11 में देख ली, लेकिन आर्थिक संबंध कैसे होते हैं, वित्तीय संबंध यानी आर्थिक संबंध, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वित्तीय संबंध कैसे होते हैं, तो वित्त आयोग के कार्य बताना है और महत्व बताना। तो वित्त आयोग क्यों लाया गया था और क्या कार्य करता है, इस कार्यों के अंतर्गत आप जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। वित्त आयोग ही आया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में आर्थिक संबंध मजबूत बने रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राज्यपाल किस प्रकार राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, ये राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में एक सेतु, एक पुल की तरह काम करता है। सहकारी संघवाद और अंतर सहकारी समन्वय को बढ़ावा देता है। ये सारे पक्ष आपको एक साथ समझाने, जैसे राज्यपाल के बारे में बताएंगे आप, राज्यपाल के पद के बारे में, उसके बाद में ये कैसे केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यों में, है ना, तो इसकी पूरी पोजीशन आप लोग बताएंगे और क्यों एक सेतु की तरह काम करता है ये बताएंगे। साथ ही सहकारी संघवाद और अंतर सहकारी समन्वय को बढ़ावा राज्यपाल किस प्रकार देता है, ये भी आपको इसी कॉन्सेप्ट के तहत बताना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर राज्य परिषद की संरचना और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसके सदस्यों की भूमिका की व्याख्या करें। ठीक है, तो इसके सदस्यों के, तो अंतर राज्य परिषद, अब यहां पर एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, क्या है, अंतर राज्य परिषद। ठीक है, अंतर राज्य परिषद एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसकी संरचना की आपको बात करनी है, साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था में इसके सदस्यों की भूमिका की बात करनी है। वैसे तो आपके सामने 2 टर्म यानी 2 कीवर्ड आपसे पूछे गए इस प्रश्न में, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए इसी क्रम का जो दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है उसमें आखिरी प्रश्न है आपका, व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रमुख घटक और उनके कार्यान्वयन में शामिल चरणों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न भी एकदम इजी वे में है। तो अभी रुकिए जरा ना, जाना नहीं, जाने की जल्दीबाजी मत कीजिए, 2 मिनट रुकिए। तो व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट जो आपको नोट्स अगर आप बना रहे हैं ना, तो इसके आधार पर आप इन कीवर्डों के आधार पर नोट्स बनाएंगे। तो इस जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, इसके कार्यान्वयन में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं वो आपको बताना, मतलब एक पूरी प्रक्रिया बतानी है। ठीक है, चलिए ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के हो चुके हैं, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी हम बात करने वाले हैं 15 ही लघु प्रकृति के प्रश्नों पर। जी हाँ, यहाँ पर ना 10 डले हैं, लेकिन आज 10 नहीं बल्कि आज आपके लिए 15 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है दोस्तों। 15 लघु प्रकृति के, माफ करना, 15 ही दीर्घ प्रकृति के और 15 ही लघु प्रकृति के। चलिए फटाफट सिंगल टर्म वाले प्रश्न हैं, तो जो फटाफट इनको भी देख लेते जरा कौन कौन से प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 370 काफी लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं और आज भी ये महत्वपूर्ण बना हुआ है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे हुआ था, प्रक्रिया समझानी है। प्रश्न नंबर 3 में है, भाषाई विविधता क्या है, भाषाई विविधता,
है ना, इसका क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 4 में आप देखेंगे मातृभाषा और दूसरी भाषा में क्या अंतर होता है ना, आपकी माँ और पड़ोसी की माँ में क्या अंतर होता है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार क्या है। याद रखिए, माँ तो माँ होती है चाहे वो पड़ोसी की क्यों ना हो। मातृभाषा मैंने तुलना की है माँ के साथ में, और दूसरी भाषा की तुलना की हमने पड़ोसी की माँ के साथ में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, भाषा वाले कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं ना, जब कभी साहित्य के अंदर जब कभी भाषा वाले मातृभाषा वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एक अलग ही चर्चा होती है, एक अलग ही माहौल बन जाता है और उसमें समझ भी आता है कि एक्चुअल में मातृभाषा होती क्या है। चलिए फिलहाल तो बात कर रहे हैं हम राजनीति में, तो राजनीति में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार क्या है। तो जो आर्टिकल जो है आपके संविधान के भाग 3 में है ना, जो आपका धर्म से संबंधित जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए उन सभी मौलिक अधिकारों को आपको इस सूची में दर्शित करना होगा, दिखाना होगा। वही प्रश्न नंबर 6 में आप देखेंगे कुछ क्षेत्र निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा क्यों रखते हैं। कुछ क्षेत्र निर्णय लेने मतलब कि उनको अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों महसूस होती है कुछ क्षेत्रों पर, ये देखना। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे कृषि राजनीति के बारे में क्या होती है और ये क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसका महत्व भी बताना है। प्रश्न नंबर 8 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, एमएसपी क्या होती है, ठीक है ना, ये राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो भी देश लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें राजनीतिक दलों का प्रथम उद्देश्य क्या होता है ना, लूटना या सेवा करना जो भी है। प्रश्न नंबर 10 है, संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। संसदीय प्रणाली में जैसे भारत में, ब्रिटेन में है ना, अमेरिका में संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए, गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार आप समझते हैं लेकिन लिख के बताना है उसको। यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्य कैसे बने थे ये बताना है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बहुत सिंपल से प्रश्न है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो भारत में राज्यों में औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी होती है ये बताना है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत में राज्यों के पुनर्गठन का दृष्टिकोण क्या होता है ये व्याख्या करना है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, भारत की आधिकारिक भाषाओं के नाम कौन कौन से हैं ये नाम बताना है। तो कुल मिलाकर 15 प्रश्न सिंगल टर्म वाले जो लघु प्रकृति के हैं और 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के जो लॉन्ग टर्म वाले प्रश्न थे। ये पूरा आपका पेपर हो चुका है, इन प्रश्नों से बाहर आपको जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं और 90+ % लाना चाहते हो ना, तो एक भी प्रश्न को और प्रश्न के अंदर दी गई किसी एक भी टर्म को छोड़िएगा मत। इन प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे फिर आपके पेपर के बाद में, फिर आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा पेपर इस तरह का गया है, इतना हुआ है ना। चलिए तो दोस्तों मैं अब कुछ समय आपका 1-2 मिनट का समय लूंगा नोट्स के बारे में बताने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन के बारे में कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं है ना। जो प्रश्न मैंने आपको बताया उनकी कंप्लीट आंसर की नोट्स यानी आंसर शीट भी रेडी है, आप में से जो भी छात्र लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं। तो भारत में राज्यों की राजनीति ये पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। इस अगर देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट की अगर नोट्स आप लेना चाहते हैं ना, तो 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है, 99 रुपए का। और आप चाहते हैं कि आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल है ना, पांचों सब्जेक्ट जो है आपको इसकी आईएमपी नोट्स मिल जाए, मॉडल पेपर की नोट्स मिल जाए है ना, आंसर शीट, तो उसके लिए 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और अगर आप चाहें कि आपको ऑल सब्जेक्ट भी मिल जाए, कौन से, ये जो मेन सब्जेक्ट है आपके है ना, और उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाए, तो दोस्तों फाउंडेशन कोर्स के लिए जो है ना, यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको 149 का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 398 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान, कॉम्बो प्लान अगर आप लेते हैं तो आपके मेन सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, सभी पांचों सब्जेक्ट, और ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपके सारे सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट है सिलेबस में, फाउंडेशन कोर्स के साथ में आपको वो सब मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि सर सिर्फ हमको तो सिर्फ मेन सब्जेक्ट ही लेना है, तो 249 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको अगर एक ही सब्जेक्ट लेना जो आप पढ़ रहे हैं वही लेना है, तो 99 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आप कहें कि सर हमको तो सिर्फ फाउंडेशन कोर्स की नोट चाहिए, तो 149 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। मिलेंगे कैसे, तो किसी भी नोट्स के लिए आपको ये नंबर दिए गए, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, वहां पर व्हाट्सएप कीजिए। ये फोटो, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले ले है ना, 2 उंगली इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इस नंबर पर सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर। सारी प्रोसेस आपको वहां पर समझा दी जाएगी। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है ना, तो लाइक जरूर कर दिया करें। और साथ में ही सेशन से जाने से पहले ना, सेशन को
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हर बार बोलता तो हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलना यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ इसलिए। ये सारी बातें सब्सक्राइब करने की, लाइक वगैरह शेयर करने की, बोलने की ज़रूरत है। पहले नहीं बोलता था, लेकिन मुझे बाद में टीम के द्वारा पता चला है कि इसमें बोलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इस तरह के कीवर्ड यहाँ पर जुड़ जाते हैं और आगे सेशन शेयर आप लोग भी शेयर करते हो और ऑटोमेटिक शेयर भी होता है। तो इस कारण से मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं लग रहा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करेंगे, आप शेयर भी करेंगे। हाँ, लेकिन तो ज़रूर कहूँगा, अगर देख रहे हैं प्रॉपर क्लासेस, तो आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें क्लासेस के, सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।